इस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एएमयू के कई छात्रों का, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आकांक्षा जी, इससे पहले भी एटीएस ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया और बहुत सारी जब्त सामग्रियां उन्होंने जब्त की और उसके साथ उन्होंने अरेस्ट किया। लेकिन 20-20 साल 10-10 साल जेलों में रहने के बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उनका कैरियर खत्म कर दिया जाता है। बाद में ये कहा जाता है नहीं भाई ये तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आज भी किसी को किसी चीज में संलिप्तता उनकी देखी जा रही है तो क्या उससे ये सिद्ध हो जाता है कि वाकई वो आतंकवादी गतिविधियों में था? फिर अगर लोग आतंकवादी गतिविधियों में होते हैं एटीएस के द्वारा तो बाद में 20 साल 30 साल के बाद जब उनका पूरा कैरियर खत्म हो जाता है वो बाइज्जत बरी कैसे हो जाते हैं? सवाल मेरा यहाँ पर उठता है। तब तो आप ये कहते हैं साहब की नहीं ये हमने चैटिंग पकड़ी थी, ये इनके पास सामान था और ये बाकायदा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपने वजीहुद्दीन के उसमें आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किस आधार पर आपने उनको अरेस्ट किया? हालांकि मैं जो वजीहुद्दीन ने खुलासे किए हैं कई हिंदू नेताओं की हत्या करने की साजिश की बात कबूल की, ये टेलीग्राम ऐप का जो कनेक्शन आ रहा है मैडम पुलिस के सामने अरेस्ट कर पुलिस के तो आप क्या ये कहना चाहती हैं यूपी एटीएस झूठा दावा कर रही है क्या? तो यूपी एटीएस अगर इस तरीके से कर रही है तो इससे पहले जो बाइज्जत बरी किताब पढ़ लीजिए, उसमें देखिए कितने लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, एटीएस ने अरेस्ट किया, उसके बाद 10-10 साल 20-20 साल उनका कैरियर, वो बूढ़े होके बाहर निकले, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर एटीएस अपना काम करेगी कि लोगों का मतलब पूरा जीवन नष्ट कर देगी, वो किसी का सामना नहीं कर सकती। ठीक है, मैं इस पर छोटा सा रिएक्शन द्विवेदी जी से ले लेती हूँ। द्विवेदी जी, द्विवेदी जी आप प्लीज अपनी बात रखिए क्योंकि आपने तो इस तरह के पहले भी कई केसेस देखे होंगे। अभी जिस बात का जिक्र, बिल्कुल देखे, कई केसेस देखे हैं जो अभी वक्ता कह रही हैं कि 20-20 साल 10-10 साल जेल में रह करके निर्दोष सिद्ध होते हैं। ये बात आंशिक रूप से सही है। अगर 100 केसेस एटीएस या पुलिस पकड़ती है तो 2 या 4 केसेस में कोर्ट पाती है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। मैं कह रहा हूं पर्याप्त साक्ष्य नहीं, साक्ष्य तो है, पर्याप्त नहीं है, इसलिए कोर्ट छोड़ देती है। तो ठीक है, कोर्ट के आदेश का हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन 95% केसेस में सजा होती है, आतंकवादियों को सजा होती है। तो ये कहना कि सभी निर्दोषों को पकड़ लेती है एटीएस, ये सही बात नहीं है। एक चीज और जोड़ेंगे, एटीएस के पास जो भी साक्ष्य अभी तक विवेचना में मिले होंगे तो सारी की सारी बातें एटीएस मीडिया को नहीं बताती है, कुछ चीजों को बचा करके इन्वेस्टिगेशन के हित में बचा करके रखती है, छुपा करके रखती है, वो सार्वजनिक रूप से उसकी जानकारी मीडिया को नहीं देती है। ये मेरा इतना ही कहना था। ठीक है, अजरा जी आप अपनी बात रखिए। क्या इस तरह की चीजें क्या झूठी हो सकती हैं क्या? क्योंकि एएमयू का तो पहली बार इस तरह का कनेक्शन नहीं आ रहा है, इससे पहले भी इस तरह की गतिविधियों में या फिर देश विरोधी नारेबाजी यहाँ पर क्या नहीं हुई है क्या एएमयू में इससे पहले भी? नहीं आकांक्षा जी, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। और जैसा अभी सर ने मुझसे पहले भी अभी जस्ट कहा कि आंशिक रूप से मैं 95% कह रही हूं कि बाइज्जत बरी अगर आप सर पढ़ेंगे, हो सकता है आपकी नजर के सामने ये न गुजरी हो ये किताब, लेकिन अगर आप बाइज्जत बरी डॉक्टर अलीमुल्लाह खान और भल्ला जी की पढ़ेंगे किताब तो मुझे लगता है ये आप इस चीज को फिर आप दोबारा नहीं कहेंगे। 95% ऐसे बेकसूर हैं जिनको एटीएस ने उठा लिया था, उनकी पूरी जिंदगी। तो वजीहुद्दीन भी बेकसूर ही लग रहा है क्या आपको? वजीहुद्दीन भी बेकसूर लग रहा है क्या? एटीएस ने उठाया है तो इसको पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन करें। तो इन्वेस्टिगेशन चल तो रही है, अभी से आप सवाल उठाने लगे इन्वेस्टिगेशन पर। तो नहीं, ये मीडिया का विषय नहीं होना चाहिए। जब तक आप उसको पुख्ता सबूत नहीं हो सकते, आप किसी को आरोपी नहीं सिद्ध करेंगे। ये तो जब जाएगा कोर्ट में मामला, कोर्ट उसको क्या देती है, क्या मतलब उसके लिए क्या फैसला सुनाती है, तब हम उसके लिए कोई निर्धारित करेंगे ना। अभी इसको मीडिया में लाने की जरूरत नहीं। आप करिए, अगर आपको शक हो रहा है आप पकड़िए, लेकिन क्या उसने ख्वाब, किसी ने पुख्ता सबूत होंगे तभी तो आतंकवादी जैसा नाम दिया गया होगा ना। ऐसे ही तो बिना किसी को या बिना किसी दोषी को, अगर कोई दोष ही नहीं किया किसी भी शख्स ने या किसी तरह का कोई अपराध ही नहीं किया या इस तरह की चीजों में वो शामिल ही नहीं है, तो यूपी एटीएस इतनी सारी चीजें क्या झूठ बोलेगी? मैं आपके पास लौट रही हूँ। उज्जवल जी आप अपनी बात रखिए।
देखिए, मैं इस पे एक बात बहुत गहराई पे होलिस्टिकली सारे वक्ताओं को सुनने के बाद जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं युवाओं के बीच जब इतना काम करता हूं तो नॉट जस्ट फ्रॉम एक टेक्निकल एंगल से या साइबर एंगल से मैं कहूंगा। देखिए, क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि रूट लेवल पे तो हमें क्या क्या करना है उसकी तो हम हमेशा चर्चाएं करते हैं। बट आजकल के युवाओं में अक्सर ऐसी गतिविधियां तब ज्यादा होती हैं जब चीजों की एक्सेसिबिलिटी बहुत आसानी से होती है, क्योंकि आजकल युवाओं में पेशेंस नहीं है। जहां आसानी से काम होता है वो चीजें कर लेते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेवल पे, जहां पर आज की डेट में अगर आप देखेंगे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने बड़ी सारी पॉलिसीज साइबर क्राइम के बाद व्हाट्सएप की कितनी बनाई, तो वहां पॉलिसी लेवल पे खासकर ऐसी एप्स के लिए एक पॉलिसी स्पेसिफिक जरूरी है। जैसे आप देखेंगे चाइना ने अपनी हिपोक्रेसी में कितनी सारी एप्स को बैन कर रखा है, गूगल बैन कर रखा है, व्हाट्सएप नहीं चलता, दुबई में जाइए नहीं चलता। तो पॉलिसी लेवल पे अगर ये कब होगा, अगर पॉलिसी लेवल पे हम इस चीज को फिक्स करेंगे तो ये बात गारंटेड है कि जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है वो पक्का बहुत कम होगी, और जिसने मान लीजिए कोर लेवल पे अंदर से ठान ही रखी है, जिसने दिमाग से इस चीज को ठान लिया, उसके लिए हम रूट लेवल पे क्या बात कर रहे हैं, क्या काम करना है, वो एक अलग बात है। बट हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर होगा पॉलिसी लेवल पे कि डिजिटल पॉलिसी लेवल पे इस एप्स की या तो रेगुलेशन करी जाए। अगर हम कहते हैं कि चीजों को बंद क्यों करें, जो कि एक मैं समझता हूं एक प्रोग्रेसिव थॉट है, क्योंकि बंद करना ही इलाज नहीं होता, बट मगर पॉलिसी लेवल पे जो इंडिया में पहले भी व्हाट्सएप पे भी बड़ी सारी पॉलिसीज निकाली हैं। मैं एक छोटा सा आपके सामने एक जरूर तथ्य एज एन एनेक्डोट बताना चाहूंगा, जो 2016 से अभी ये देखा गया है, पीछे इतने सारे ऐसे केसेस हैं कि 2016 से लेकर 2022 तक ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप, बहुत सारे साइबर ग्रुप, बहुत सारे मैलिशियस ग्रुप्स अक्सर यूज करते थे व्हीकल फेसबुक ग्रुप्स का। फेसबुक ग्रुप्स को व्हीकल बनाते थे लोगों तक रीच आउट करने के लिए और इस तरीके की गतिविधियां करने में। आपको ये आश्चर्य होगा कि ये जितने भी ग्रुप्स थे इन सब ने व्हीकल फेसबुक को छोड़ के अब प्राइमरी व्हीकल टेलीग्राम बना लिया है। कहने का मकसद एक ही है कि अगर पॉलिसी को बहुत टाइट करें तो हम जिस चीज की बात इतनी मात्रा में कर रहे हैं ये डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगी अपने आप। ठीक है, लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजय चौधरी जी भी इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। आप ही से मैं आप चर्चा की शुरुआत करूंगी वापस से। संजय जी, बार बार एएमयू का कनेक्शन सामने आना, कई बार इस तरह की देश विरोधी गतिविधि में एएमयू के कई छात्रों का नाम सामने आ चुका है। क्यों हम इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्यों ये विचारधारा अभी भी हमारे देश के अंदर पनप रही है? संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? वापस से संजय जी का हम रुख करेंगे। द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। द्विवेदी जी, अभी भी कई सारी ऐसी चीजें हैं, शायद हम इन्हें लूपहोल्स भी कह सकते हैं, कि ये एक बड़ी कमी है कि अभी भी कोशिश तो बहुत ज्यादा की जा रही है। देखिए, और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए उससे पहले ही जो मॉड्यूल है या फिर जो हम कह सकते हैं कि थिंकिंग पनप रही है, जो साजिश हो रही है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा पुख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इस तरह की गतिविधि देश के अंदर होना, ये भी तो एक बड़ी चिंता का विषय है ना। ये सवाल मुझसे कर रहे हैं जी। ये देश के लिए चिंता की विषय तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान स्वाभाविक रूप से निरंतर प्रयास करता है कि भारत में अशांति हो, दंगा फसाद हो, और पाकिस्तान के अलावा कई और ऐसी शक्तियां जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो ये प्रयास करती रहती है कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, शरिया कानून लागू हो। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए ये शक्तियां, ऐसे लोग निरंतर नए लड़कों को अपने इस प्रयास में सम्मिलित करते रहते हैं, और पुलिस की कार्रवाई भी चलती रहती है। पुलिस ने अगर आज 5-7 लोगों को, जैसे अभी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, ये इनको बंद करके तो कुछ नए लोग सम्मिलित हो जाएंगे। हाँ। तो ये कभी ऐसा बंद नहीं होगा। ये कहा जाए कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कार्रवाई ही चलती रहेगी। जब थोड़ा पढ़ाई लिखाई के। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका एक बार ही रुख करते हैं, फिर अन्य मेहमानों का भी रुख करेंगे। संजय जी, एएमयू का बार बार कनेक्शन सामने आना देश विरोधी गतिविधियों में, आप क्या कहेंगे?
मुझको लगता है निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक बात है। एक ऐसा संस्थान जो एजुकेशन के लिए बना हुआ है, लेकिन वहां निश्चित रूप से ऐसे तत्वों की लगातार उपस्थिति पाई जा रही है जो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ और लोगों को जिहाद के लिए जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी भी जो लोग पकड़ में आए हैं उनसे भी इसी तरह के संकेत मिले हैं कि वो आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए एमयू के स्टूडेंट को, जो वर्तमान में भी उनके छात्र हैं, पूर्व में छात्र रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। उनका कनेक्शन सीरिया से मिल रहा है, उसके हैंडलर्स के टच में है। निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक स्थिति है और ये पकड़ में आने के बाद जो सुरक्षा के तंत्र हैं वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से संस्थान के लिए भी, संस्थान के से पढ़े हुए बच्चों के लिए भी ये एक बड़ी चिंताजनक बात है और मुझे लगता है कि इसके विरोध में खुद उस संस्थान को, उस संस्थान के पूर्व छात्रों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन सर इसका कोई सॉल्यूशन भी तो होगा ना, क्योंकि कई बार हमने ऐसी चीजें देख ली कि वहां पर देश विरोधी नारेबाजी होती है, देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलकर नहीं सामने आ रहा है अभी भी। या तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ी लापरवाही एमयू प्रशासन की भी है कि एमयू के अंदर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और प्रशासन को खबर तक नहीं है। इसमें तो जो लोग, जो मॉड्यूलर पकड़े गए हैं वो वहां के टच में हैं, लेकिन बाहर हैं। वो वहां के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से वहां की कुछ एजुकेशन में कुछ निश्चित रूप से ऐसी बात रही होगी कि वहां के जो ऐसे मॉड्यूल पकड़े जा रहे हैं उनका एमयू से लिंक निकल रहा है। मुझे लगता है संस्थान को भी ध्यान देने की जरूरत है, मुस्लिम समाज को भी ध्यान देने की जरूरत है और मुस्लिमों के बड़े नेताओं को, धर्मगुरुओं को आगे आकर अपने बच्चों को जिहाद के रूप में सामने आने के लिए निश्चित रूप से रोकना चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन मुस्लिम समाज को भी अपने लोगों को जिहाद के लिए, देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ आना चाहिए और इसी तरह से इस समस्या का बेहतर समाधान हो सकता है। आपसे मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पर। किसी कम्युनिटी को जोड़ करके किसी चीज को नहीं देखा जा सकता। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में सतना से बलराम को संदीप शमी जी ने अरेस्ट किया था और गुलशन सेन को अरेस्ट किया। जितेंद्र जो वार्ड नंबर 58 से बीजेपी पार्षद वंदना सतीश यादव का करीबी रिश्तेदार है। तो इस तरीके से अगर कोई कहीं का किसी का रिश्तेदार हो जा रहा है तो आप पूरी पार्टी को नहीं कह देंगे कि वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। नहीं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं, ये पूरे समाज को थोड़ी, लेकिन